Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. Our today's topic is sericulture or silk farming. In today's topic, we will go through about brief introduction about the sericulture, life cycle of silkworm, types of silkworms and types of silk, sericulture industry management, and lastly the economic importance and diseases of silkworm. So let us start with the introduction of sericulture. Sericulture is the modern sericulture is modern scientific and commercial method of rearing. Modern scientific method of rearing silkworms or commercial method of rearing, care and management of silkworms by humans or farmers for obtaining raw silk, which is known as sericulture. So, the sericulture was first discovered in China. सेरिकल्चर जो डिस्कवरी हुई है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी चाइना में हुई है और चाइना में इसको सीक्रेट रखा गया एज ए पार्ट ऑफ देयर नेशनल पॉलिसी। फिर ये सेरिकल्चर की जो टेक्निक है या मेथड्स हैं ये बाय द हेल्प ऑफ सम मॉन्क्स कुछ और मुल्कों में पहुंच गई, ये सीक्रेट जो इसका मेथडोलॉजी जो थी। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एशिया और यूरोप में भी फैल गई, एशिया और यूरोप में। तो कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, इंडिया है, ये ग्रेट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क हैं। हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस सिल्क। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। हमारे इंडिया में ये जो सिल्क फार्मिंग है या सेरिकल्चर है, इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। द मेन स्टेट्स इन्वॉल्वड इन दिस सेरिकल्चर आर कर्नाटका, जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका है, असम है, J&K है, और भी कुछ स्टेट्स हैं जो सेरिकल्चर से वाबस्ता हैं। आंध्र प्रदेश भी, वहाँ पे भी ये सेरिकल्चर फार्मिंग होती है, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में भी होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो मेन सेरिकल्चर है दैट इज़ दिस डिपेंड्स ऑन मलबरी सिल्क। तो मलबरी सिल्क जो है, मलबरी सिल्क जो है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 75% ऑफ ऑल सिल्क प्रोडक्शन। जो भी सिल्क प्रोडक्शन होती है इंडिया में 75% जो सिल्क है वो मलबरी सिल्क होती है। दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ सिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वर्म्स विच ईट मलबरी लीव्स एज देयर फूड। दैट सिल्क इज नोन एज मलबरी सिल्क। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है 370 मिलियन US$ का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। तो इकोनॉमिकली भी ये बूस्ट करता है हमारी कंट्री को। और सेरिकल्चर इन इंडिया इज एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 7.85 मिलियन पीपल। ये बहुत 7.85 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इससे वाबस्ते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। तो सिल्क की ये हमने इंट्रोडक्शन का पोर्शन कंप्लीट हो गया कि जो सिल्क है ये
इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, दैट इज इट इज एट द पोजिशन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। तो अब हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म पे। जैसे लाइफ साइकिल में हमें पहले सुपरफिशियली हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल स्टार्ट कैसे होता है। जब एडल्ट मॉथ जो होती है, एडल्ट मॉथ चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये एडल्ट मॉथ है यहाँ पे, चाहे अब ये मेल है, मेल और फीमेल मॉथ जब फ्लाई करते हैं तो मैटिंग करते हैं, उसके बाद ये एग्स रिलीज़ करते हैं इन क्लस्टर्स। तो एग्स से हमें लार्वा प्रोड्यूस होते हैं लीव्स पे, और जो ही इन लार्वा से कैटरपिलर लार्वा डेवलप होता है आफ्टर मोल्टिंग, तो कैटरपिलर लार्वा स्टार्ट करता है फीड करना इसी मलबरी लीव पे, या बाकी जो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सिल्क वर्म्स हैं उनका जो फूड होता है, तो वो फीड करना स्टार्ट करते हैं। कैटरपिलर जब फुली ग्रो होता है तो इसके हेड से एक थ्रेड लाइक एक केमिकल निकलता है, और जो ही ये केमिकल इसकी बॉडी से बाहर निकलता है और इस हवा के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये थ्रेड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और ये कैटरपिलर लार्वा इसी थ्रेड के अंदर फंस जाता है। ये टर्न करता है ऐसे, ये अगर ये कोकून है तो ये टर्न करता है अपनी बॉडी को ऐसे 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 ऐसे, जिससे ये कोकून बन जाता है। और ये कोकून क्या होता है? थ्रेड्स ऑफ द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द एडल्ट। फिर उसके बाद इससे ये जब अंदर मोल्टिंग हो जाती है इस कोकून के अंदर, फिर ये फुली ग्रोन एडल्ट मॉथ इससे बाहर निकल कर आ जाता है, और फिर से इस लाइफ साइकिल रिपीट हो जाता है। ये थी सुपरफिशियल व्यू। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो लाइफ साइकिल को अगर हम डिटेल में देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जब एडल्ट मॉथ जो है फीमेल एंड मेल दे केम आउट फ्रॉम दिस कोकून। एडल्ट मॉथ मेल होता है और फीमेल होता है, ये दोनों हवा में फ्लाई करते हैं, और द फीमेल मॉथ लेज मैटिंग के बाद ये ले करते हैं एग्स ऑन लीव्स। तो लीव्स पर जो एग्स ले करते हैं, दीज टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ द एग्स। तो एग्स से टाइनी ब्लैक कलर का कैटरपिलर हैच आउट हो जाता है, और वो जो ही इससे निकल जाता है एग से, द कैटरपिलर स्टार्ट्स फीड ऑन द लीव्स। तो लीव्स पर फीड होने के बाद इसमें लार्वल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसमें 4 टाइम्स ये मोल्टिंग हो जाती है। तो लार्वा स्मॉल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फाइनल लार्वा जो हमें कैटरपिलर लार्वा मिलता है, कैटरपिलर लार्वा। तो इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग दिस सिल्क फ्रॉम द हेड, from silk glands, and this thread comes out through a pore in their head, and when this thread comes in contact with air, it gets hardened, and this thread is finally wrapped around this caterpillar larva, and caterpillar larva gets and caterpillar larva gets stuck inside these threads, and these threads then change into a cocoon like, a capsule like structure known as cocoon। तो कोकून में ये कैटरपिलर लार्वा फंस जाता है, लेकिन अंदर से इसमें कुछ और चेंजेस आ जाते हैं। ये कैटरपिलर लार्वा जो है अब ये पूपा स्टेज में आ जाता है। तो पूपा फाइनली इट कम्स आउट एज एडल्ट मॉथ, आइदर फीमेल और मेल। तो ये लाइफ साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू हो जाता है। इसमें ये यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और ऐड करेंगे। टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म्स जो हैं, इसमें सबसे पहले हम आते हैं मलबरी सिल्क पे, या मलबरी सिल्क वर्म, जिसका दूसरा नाम जो है दैट इज बॉम्बैक्स मोरे। बॉम्बैक्स मोरे जो है ये इसका साइंटिफिक नाम है मलबरी सिल्क वर्म का। और ये जो सिल्क प्रोडक्शन जो होती है, दैट सिल्क इज नोन एज मलबरी
silk. That silk is known as mulberry silk. Here it is commonest and produces most raw silk. जो मलबरी सिल्क होता है ये सबसे ज़्यादा इसी की प्रोडक्शन होती है, और जो भी मोस्ट रॉ सिल्क है वो हम मलबरी रॉ सिल्क ही प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, दैट इज़ इरेज सिल्क। तो इरेज सिल्क पे यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले जो सिल्क वर्म इस इरेज सिल्क को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ नोन एज इरेज सिल्क वर्म। इरेज सिल्क वर्म इरेज सिल्क प्रोड्यूस करता है, फीड्स ऑन कैस्टर। जैसे मलबरी सिल्क वर्म मलबरी लीव्स पे फीड करता है, ये कैस्टर लीव्स पे फीड करता है, फीड्स ऑन कैस्टर। इसके बाद तो ये जो कैस्टर है, कैस्टर और पापाया पे, कैस्टर और पापाया लीव्स पे ये फीड करता है। तो ये है इरेज सिल्क। नंबर नेक्स्ट इज दैट इज मोगा सिल्क। मोगा सिल्क जो है, मोगा सिल्क वर्म, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिस इज मोगा सिल्क वर्म, और ये जो सिल्क प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज मोगा सिल्क, दैट इज नोन एज मोगा सिल्क। और ये जो मोगा सिल्क है इट फीड्स ऑन मैकुलस एंड किनामन एटसेट्रा। ये फीड करता है मैकुलस एंड किनामन पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिल्क एंड सिल्क वर्म दैट इज टसर, टसर सिल्क वर्म। ये जो सिल्क वर्म है यहाँ पे ये टसर सिल्क वर्म है, और ये जो प्रोड्यूस करता है, ये जो सिल्क प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन, द सिल्क इज नोन एज टसर सिल्क। और ये टसर सिल्क वर्म जो है इट फीड्स ऑन लीव्स ऑफ साल, बर एंड फिग। इट फीड्स ऑन लीव्स ऑफ साल, बर एंड फिग। ये कुछ ट्रीज हैं जिनके लीव्स पे ये फीड करता है, साल पे फीड करता है, बार पे फीड करता है, और फिग पे ये फीड करता है, इनके लीव्स पे। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म्स एंड टाइप्स ऑफ सिल्क। कुछ और भी सिल्क वर्म है, जैसे जेंट सिल्क वर्म है एक। जेंट सिल्क वर्म जो है ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग इंसेक्ट्स है। जो ये प्रोड्यूस करता है सिल्क, दैट सिल्क इज नोन एज इरेज सिल्क। एक और सिल्क वर्म है दैट इज नोन एज ओक सिल्क वर्म। ओक सिल्क वर्म भी टसर सिल्क प्रोड्यूस करता है, और ये फीड करता है ऑन द लीव्स ऑफ ओक ट्री। अगर हम JNK की बात करें कि JNK में सिल्क वर्म जो है वो कब वजूद में आ गया, दैट इज इट वाज क्रिएटेड इन ईयर 1889, और ये बहुत ही पुराना यहाँ पे है। और JNK जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर काफ़ी लोग इस काम से वाबस्ते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पिक्चर्स में भी है। और ये जो यहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस होती है दैट इज़ मेनली मलबरी सिल्क। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पिक्चर में भी JNK में जो यहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन है, सिल्क जो है, तो ये लोकल जो है ये यहाँ पर ये कोकून्स की थोड़ा बहुत ये करते हैं, सफाई करते हैं, या सीड्स के लिए कुछ अच्छे ये कोकून रखते हैं जिनको बाद में प्रिजर्व किया जाता है। और जब मलबरी ट्रीज़ पर लीव्स आते हैं तभी इनको फेवरेबल टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसमें से एडल्ट मॉथ्स निकलें, और फिर वो मलबरी लीव्स पे एग्स ले करते हैं, फिर उनका लाइफ साइकिल वहाँ से स्टार्ट होता है। और हमारे स्टेट में जो जैसे कि मैंने कहा कि मलबरी सिल्क ही यहाँ प्रोड्यूस होती है, और मलबरी सिल्क की प्रोडक्शन के लिए हमें प्लांटेशन ड्राइव भी करनी पड़ती है, या प्लांटेशन जो मलबरी ट्रीज़ हैं उनकी प्लांटेशन करनी पड़ती है, ताकि इन सिल्क वर्म्स को हम क्वालिटी से मलबरी लीव्स प्रोवाइड कर सकें। अब हम आते हैं सेरिकल्चर इंडस्ट्री और मैनेजमेंट फेज की। तो देखते हैं कि इसमें जो मेजर स्टेप्स और रिक्वायरमेंट्स हैं
इस सेरिकल्चर इंडस्ट्री में वो कौन सी है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक ऑफ सिल्क वर्म एंड देयर फूड। स्पीसीज कौन है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, अगर डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। और फूड जैसे कि कभी ओक ट्री है, कभी मलबरी ट्री है, कभी कोई और ट्री है, बेयर ट्री है, साल ट्री है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। तो जनरल में हमें इसमें जो चीज़ें लगती हैं दैट इज़ रेयरिंग एंड शिपनिंग ट्रेज, चॉपिंग नाइफ, बास्केट्स, हाइग्रोमीटर्स, जो thermometers, oven and freezers to store these seeds। तो इसमें जो पहला हम पॉइंट ले रहे हैं दैट इज ग्रेनेज। तो ग्रेनेज मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स टू रियरर्स इज नोन एज ग्रेनेज। ग्रेनेज मैनेजमेंट है सीडों को मैनेज करना, उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और इनको फिर इन सीड्स को प्रोवाइड करना किनको, फार्मर्स को, जो रियरर्स होते हैं उनको देना है। इसको हम कहते हैं ग्रेनेज मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, द एग्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर मैटिंग आर नोन एज सीड्स। जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को हम सीड्स भी कहते हैं। इन एग्स को हम स्टरलाइज्ड ट्रेज में रखते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देयर हैचिंग इज कोइंसाइडेड विद द फूड सीजन। जैसे मैंने कहा कि इनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं सीड्स को, जब सीजन में मलबरी ट्रीज पर लीव्स आते हैं तब हम इनको फेवरेबल टेम्परेचर देते हैं जिससे वो अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकें या लाइफ साइकिल का शुरुआत जहाँ से हो सके फिर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमारी सेरिकल्चर इंडस्ट्री मैनेजमेंट में है दैट इज सिटिफिंग। सिटिफिंग इज नेक्स्ट पॉइंट। तो सिटिफिंग इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग द पुपा इनसाइड कोकून्स। जब कोकून में ये पुपा कोकून में होता है तो हमें उसकी थ्रेड की फिर ज़रूरत होती है। तो उस थ्रेड को लेने से पहले, हासिल करने से पहले हमें पुपा को इनसाइड कोकून किल करना होता है। ये हम कैसे करते हैं, या तो हम इन कोकून्स को हॉट वाटर में डालते हैं या इन कोकून्स को हम किसी ओवन में डालते हैं जहाँ पर उनको हम टेम्परेचर इनका रेज करते हैं जिससे वो कोकून्स किल हो जाएं। दिस इज नोन एज सिटिफिंग। Number 3 in sericulture industry management is that is reeling and spinning। रीलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोकून होते हैं उनसे हम इस थ्रेड को अनवाइंड करते हैं। द रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कोकून इज टर्म्ड एज रीलिंग। आपकी इमेज में, यहाँ पर इमेज में दिखाया गया कि यहाँ पर बहुत सारी कोकून्स हैं और इनसे हम थ्रेड्स को लेके किसी चीज़ पर वाइंड करते हैं, इसको हम कहते हैं रीलिंग। आफ्टर ये कब करते हैं, आफ्टर बॉइलिंग द कोकून्स। आफ्टर बॉयल, जब हम कोकून को पहले बॉयल करते हैं, कोकून्स बिकम सॉफ्ट एंड देयर फाइबर्स बिकम लूज सो दैट दे कैन बी ईजिली अनवोवन। जिसको कैटरपिलर ने अंदर से वोवन किया था, अब हमें वो अनवोवन करना है और रील्ड ऑफ, फिर उससे उठाना है उस कोकून से ये थ्रेड, फिर किसी और चीज़ पे ये थ्रेड को वाइंड करना है। द सिल्क ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रॉ सिल्क। अगर इस तरह से हम सिल्क जो हासिल करते हैं, दिस सिल्क इज नोन एज रॉ सिल्क और रील्ड सिल्क। इट इज़ अगेन बॉयल्ड। इस रॉ सिल्क को फिर से बॉयल किया जाता है एसिड के साथ, एसिड के जरिए इसको प्यूरिफाई किया जाता है या फर्मेंटेशन से, एंड थॉरोली वॉश, क्लीन किया जाता है। सेवरल सच सिल्क थ्रेड्स आर ट्विस्टेड। फिर 2 थ्रेड, 3 थ्रेड, 4 या 5 कितने थ्रेड होंगे, तो इनको ट्विस्ट करने के बाद किसी और चीज़ पे इनको वाइंड किया जाता है थ्रू ए प्रोसेस नोन एज स्पिनिंग। उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। तो रीलिंग इज सिंपली टेकिंग ऑफ द थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून एंड स्पिनिंग इज ट्विस्टिंग सेवरल थ्रेड्स टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड बाय प्रोसेस नोन एज स्पिनिंग। तो अब हम आते हैं व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क। तो सिल्क की इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि सिल्क प्रोडक्शन से सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है।
नियर अबाउट 7.85 मिलियन पीपल को इससे एम्प्लॉयमेंट हासिल होती है। ये जो सिल्क है ये फाइनेस्ट टेक्सटाइल फाइबर है विच इज़ नोन फॉर इट्स सॉफ्टनेस, लस्टर एंड ड्यूरेबिलिटी। इट इज़ मेनली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, जैसे कि साड़ीज़ बनाते हैं, इसमें से कुर्ताज, शाल बनाते हैं। और ये सिल्क जो है इसको हम यूज़ करते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स में। इसके अलावा जैकेट्स में, कर्टन्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जो थ्रेड है ये बहुत स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैराशूट्स, फिल्टर क्लॉथ्स, फिशिंग फाइबर्स एंड इंसुलेशन कॉइल्स। टायर्स ऑफ रेसिंग कार्स में भी हम सिल्क को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इट इज़ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हम देखेंगे इसका जो एक और इकोनॉमिक वैल्यू है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने जैसे कहा कि 7.85 मिलियन पीपल आर लिंक्ड विद दिस सेरिकल्चर इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज पे अगर हम आते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड जो हम करते हैं थ्रू एक्सपोर्टिंग ऑफ दिस सिल्क, इट अर्न्स अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। 370 मिलियन यूएस डॉलर्स, ये सर्वे के मुताबिक 2013-14 में ये सर्वे की गई कि 370 मिलियन यूएस डॉलर्स हमने इंडिया ने इसके थ्रू अर्न किए हैं बाय दिस एक्सपोर्ट ऑफ दिस सिल्क। अगर कुछ और हम वैल्यूज़ देखेंगे तो रॉ एक्सक्रीटा जो होता है, इसमें लार्वल एक्सक्रीटा जो होता है दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए गुड मैन्योर। एम्प्टी कोकून्स दे आर आल्सो यूज्ड इन स्टफिंग। तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ वाबस्ते हैं जो हम देखते हैं कि एक तो अब जो इकोनॉमिक वैल्यू है, सबसे पहले कि सिल्क का इस्तेमाल हम टेक्सटाइल में करते हैं, साड़ीज़ में, कुर्ता, शाल, जैकेट, कर्टन्स। इसको हम पैराशूट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग फाइबर्स में, इंसुलेशन कॉइल्स में, और कभी कभी रेसिंग कार्स जो होती हैं उनके टायर्स में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होती है, फॉरेन एक्सचेंज तो वो भी हम अर्न करते हैं। तो और भी कुछ जैसे गुड मैन्योर है, ये इसका जो लार्वल एक्सक्रीटा है दैट इज इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड मैन्योर। तो अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिजीजेज ऑफ सिल्क वर्म। डिजीज़ पे आने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सिल्क है इसकी कंपोजिशन जो है, जो सिल्क है इसकी कंपोजिशन क्या है। तो हम सिल्क की कंपोजिशन पे देखते हैं कि सिल्क किन चीज़ों से बना है। सिल्क जो है बेसिकली ये 2 प्रोटीन्स का बना है, नोन एज फिब्रोइन, जिसकी कंपोजिशन इसमें 76% है। एक और प्रोटीन है दैट इज नोन एज सेरिसिन। तो इसकी जो परसेंटेज है सिल्क में दैट इज नियर अबाउट 22%। और इसमें कुछ फैट होता है, उसकी परसेंटेज है 1.5%। और कुछ मिनरल साल्ट्स होते हैं जिसकी कंपोजिशन है 0.5%। तो मेनली देयर आर 2 प्रोटीन्स दैट इज फिब्रोइन एंड सेरिसिन। फिब्रिन की कंपोजिशन जो है फिब्रिन की दैट इज 76% और सेरिसिन की 22% कंपोजिशन सिल्क में होती है। तो ये सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये कैटरपिलर जो होता है इसके हेड में प्रोड्यूस होता है। तो फिर वहाँ से निकल के ये लिक्विड फॉर्म में निकल के फिर जो ही ये आयर के कांटेक्ट में आ जाता है ये सॉफ्ट, लॉन्ग और हार्ड हो जाता है। फिर यही फाइबर जो है सिल्क फाइबर यही वाइंड होता है अराउंड द बॉडी ऑफ दिस कैटरपिलर एंड आफ्टर दैट दिस कैटरपिलर गेट्स ट्रैप्ड इनटू दिस फाइबर एंड a cocoon is formed. Inside the cocoon there occurs metamorphosis. तो कैटरपिलर से फिर
पुपल स्टेज आ जाती है। तो पुपल स्टेज जो स्मॉल स्टेज होती है, एडल्ट यंग स्टेज होती है, दैट स्टेज इज नोन एज इमेगो। तो इमेगो फिर पुपा से बाहर आके फिर एडल्ट बन जाते हैं, जो ही वो फ्लाई करते हैं फिर से मैटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं डिजीज़ पे। तो डिजीज़ जो सिल्क वर्म पे है, अगर हम कॉमन डिजीज़ पे आते हैं तो कुछ कॉमन डिजीज़ का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। जस्ट लाइक एक डिजीज़ है जो सिल्क वर्म है, दैट इज़ नोन एज पेबरिन। पेबरिन में क्या होता है, आपके सामने ये जो पिक्चर है, यहाँ पर ये पिक्चर जो है नॉर्मल कैटरपिलर की है और ये डिजीज़ जिसमें लगी है तो उस कैटरपिलर की है। तो पेबरिन जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन नोसिमा बॉम्बेसिस। इट इज़ एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट विच डिस्ट्रॉयज वेरियस इंटरनल टिश्यूज़। तो ये पैरासिटिक डिजीज़ है और ये अंदर जाके सेल्स में जाके टिश्यूज़ में जाके उन टिश्यूज़ को डैमेज करता है। फिर इससे क्या होता है कि ये जो वर्म है ये किल हो जाता है। इट स्प्रेड्स थ्रू एग्स, ये एग्स के ज़रिए स्प्रेड हो जाता है। अगर इसने एग ले किया, उस एग पे भी ये पैरासाइट होगा तो वो एग किसी और के कांटेक्ट में आके फिर ये स्प्रेड हो जाती है ये डिजीज़ पेबरिन। तो प्रोटोजोन डिजीज़ है ये, कॉज्ड बाय नोसिमा बॉम्बेसिस। नंबर सेकंड डिजीज़ इज़ मस्कार्डिन। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, बेसिकली आप जैसे कि आपकी इमेज पे है, ये स्क्रीन पे है, ये जो डिजीज़ है ये फंगल डिजीज़ है। तो फंगस चढ़ जाता है इस कैटरपिलर पे। होता क्या है, इट इज़ ए फैटल फंगल डिजीज़ कॉज्ड बाय बोट्रेटिस और सिपकैरिया और ब्यूवेरिया बैसिना। द इन्फेक्टेड वर्म स्टॉप्स मोल्टिंग। इन्फेक्टेड वर्म जो है, मैंने कहा कि कैटरपिलर में होता है, तो जब ये कोकून में आ जाता है फिर इसमें कोकून में जो मोल्टिंग हो जाती है जिससे कैटरपिलर चेंज होता है इनटू पुपा और इनटू इमेगो। तो इमेगो जो है ये इसकी डेथ हो जाती है, ये स्टॉप करता है फीडिंग, मोल्टिंग नहीं करता है और जिसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो मस्कार्डिन जो है, इट्स अ फंगल डिजीज़, फैटल फंगल डिजीज़, एंड इट लीड्स टू द it stops the molting and leads to the death of this caterpillar or pupa. एक और डिजीज़ जो सेरिकल्चर में जिसका नाम है ग्रेसरी। ग्रेसरी क्या है, बेसिकली दिस डिजीज़ इट्स ए वायरल डिजीज़। तो इस डिजीज़ में क्या हो जाता है, ये डिजीज़ काज होती है बोरिलिना वायरस। There is dissolution of tissues and accumulation of polyhedral granules in the resultant fluid। तो इसकी टिश्यूज़ जो हैं वही डिज़ोल्व हो जाती हैं और एक्यूमुलेट होता है, इसके जो अंदर का फ्लूइड होता है उसमें पॉलीहाइड्रल ग्रैन्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है ग्रेसरी। तो फिर ये भी फैटल डिजीज़ है और ये कैटरपिलर को किल करती है। नंबर नेक्स्ट डिजीज़ इज, ये जो डिजीज़ है इसका नाम है फ्लैचेरी। इट इज़ ए कॉलरा बैक्टीरियम रिलेटेड बैक्टीरिया। इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। ये जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कॉलरा बैक्टीरियम है उसी के रिलेटेड ये डिजीज़ है। और इसमें क्या हो जाता है, इट इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड लीव्स। जब ये कैटरपिलर इन्फेक्टेड लीव्स खाता है तो उसी इन्फेक्टेड लीव्स से ही ये बैक्टीरिया कैटरपिलर में आ जाता है, जिससे कैटरपिलर के इंटेस्टाइन में डिजीज़ हो जाती है और कैटरपिलर में डायरिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। बॉडी फ्लैसिडिटी होती है और फिर इसमें डायरिया लीड्स टू डेथ ऑफ दिस कैटरपिलर। तो ये डेंजरस डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसमें जो फ्लैचेरी है इससे क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में आके उसमें जिसकी वजह से उसमें डायरिया कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया, बॉडी फ्लैसिडिटी हो जाती है और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है।
and last one disease that is known as last disease जो हम यहाँ लेंगे दैट इज सेप्टिसीमिया जो है ये एक और डिजीज़ है जो सेरिकल्चर में हम इसको देखते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो द इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड थ्रू वाउंड्स ऑन स्किन, अगर स्किन पे कहीं पे भी ज़ख्म हो जाता है इस कैटरपिलर में, एंड कॉज सीवियर डैमेज टू पुपा एंड एडल्ट, जिसमें पुपा भी डैमेज हो जाता है और एडल्ट मॉथ जो है उसको भी डैमेज हो जाती है। तो बैक्टीरिया जो है इट एंटर्स थ्रू एनी वाउंड और कट ऑन स्किन ऑफ दिस कैटरपिलर, जिसकी वजह से फिर ये क्या है पुपा में और जो एडल्ट मॉथ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी कुछ डिजीज़ जो हम सेरिक वर्ब्स में देखते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक।